आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी की तलखियों को कम करने मिज़ाह यानी कॉमेडी का अहम रोल होता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान भर से कई मज़ाहिया फ़नकार शायकीन को ज़्यादा से ज़्यादा हंसी के लम्हात फराहम करने के लिए कोशां हैं। इन हिंदुस्तानी फ़नकारों में एक नुमाया नाम दिल्ली के प्रदीप पल्लवी का भी है। जिन्होंने साल 2005 में स्टार वन चैनल के मकबूल प्रोग्राम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया और खूब हंसाया। वो लाफ्टर चैंपियन शोज में भी हिस्सा लेते रहे। प्रदीप पल्लवी, ये कैसा तेरा इंसाफ है, आज मैं पर्दे में हूं और वो बेनकाब है। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। 100 बात की एक बात कर दिया, करोड़ रुपए की एक बात यार, कमाल कर दी। थैंक यू। इब्तदाई दौर की बात करें तो प्रदीप पल्लवी ने अपने कैरियर का आगाज बतौर गुलकार व एंकर के किया, लेकिन वो अपने बड़े भाई के कहने पर हैदराबाद के नामवर कॉमेडी प्ले अदरक के पंजे और वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन उमर शरीफ के प्लेस को देख देख कर और उन्हें सुन सुनकर कॉमेडी करना शुरू किया। फिर वो इस फील्ड को अपनाया और इन्होंने मखसूस कॉमेडी आइटम्स के ज़रिए शायकीन का दिल जीता। देखते ही देखते इन्होंने साल 1988 में प्लेबैक सिंगर बाली ब्रह्म भट्ट के साथ वर्ल्ड टूर भी किया और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में अपने शानदार परफॉर्मेंस दिए। तो आइए मुलाकात करवाते हैं दिल्ली के मशहूर मज़ाहिया फ़नकार, सिंगर व एंकर प्रदीप पल्लवी से और जानेंगे उनकी ज़िंदगी की दास्तान हैदराबादी सितारे शो में। मैं हंसते हंसते पागल हो रही थी, मुझे अभी भी हंसी आ रही है। और उसके बाद उन्होंने जो गाना गाया, एंड यू नो इट वाज सच अ लवली परफॉर्मेंस। एक पल में उन्होंने हंसी के माहौल को एकदम रोमांटिक माहौल में बदल दिया एंड आई रियली लव्ड हिज परफॉर्मेंस। दिल्ली के कलाकारों में एक कलाकार का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो है प्रदीप पल्लवी जी, जो बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे एंकर है, बहुत अच्छे इंसान है। और मैं इनको लाफ्टर चैलेंज में जब मिला मैं, तो इनका एपिसोड देख के बहुत हमारी दोस्ती अच्छी हुई, खुश हो गए थे हम लोग। अश्कों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, सुनते हैं कि इस दिल पे ज़माने को गिला है। जो साज से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। हम फूल हैं आपके लिए लाए हैं खुशबू, अपने लीले दे के बस एक दाग मिला है। तो हाज़रीन महफ़िल, ये महफ़िल आपकी है और ये महफ़िल सियासत टीवी की है और ये महफ़िल केबी जॉनी साहब की भी है। तो जॉनी साहब ने मुझसे कहा है कि मैं कुछ आपके सामने सुनाऊं, कुछ अपनी दिल की बातें आपके सामने शेयर करूं। तो मैं वो चीज़ें आपको सुना रहा हूं, जैसे मसलन एक गाना आया था, मैंने सुना था, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, डिंग 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 डिंग। अब ये गाना अगर सहगल साहब को दे दिया जाता, उनसे कहा जाता कि आप ये गाना गाइए, तो कुंदन लाल सहगल साहब ये गाने को अपने स्टाइल में कुछ इस तरह गाते, नाले हाफो ना गिला, ठंडी हवा भी खिला, ये बताना एक बीड़ी जिगर से जलाना। एस.डी. बर्मन साहब का दौर हुआ करता था। एस.डी. बर्मन साहब के गाने मैं सुनता था हमेशा से बचपन से, तो मुझे ये आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैंने उनकी आवाज़ को कॉपी किया
ओ रामा रे ओ रामा, डोली में बैठाई के कहार, हो लाए मुहे सजना के द्वार, हो डोली में बैठाई के कहार। हेमंत कुमार साहब का भी एक दौर हुआ करता था, उनकी आवाज़ भी मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने उनकी आवाज़ को कॉपी किया। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। तो ये तो थी हेमंत कुमार साहब की आवाज़। जॉनी साहब, मैं आपको बताऊं कि एक बार मैंने सपना देखा जी। कि नरेंद्र चंचल साहब दूध बेच रहे हैं। हालांकि वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आवाज़ से हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों का दिल जीता। अपने भजन के ज़रिए उन्होंने जागरण इतने अच्छे गाए और फिल्मों में इतने अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए। तो उनका एक मुझे याद आ रहा है, जो मैंने सपना देखा, क्या देखा कि उनकी दूध की दुकान है और वो दूध बेच रहे हैं। तो एक पहलवान साहब चले गए उनके पास और कहने लगे, चंचल साहब ये दूध जो आप बेच रहे हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो उन्होंने अपने अंदाज में गाकर बताया, ताज़ा है ताज़ा दूध है ताज़ा, डाला है इसमें काजू बादाम, जिसने पिया दूध मेरा वो पहलवान हो गया। क्या बात है। वो पहलवान हो गया। तो ये तो सब चीज़ें हैं हमारे जो दिल की बातें हैं, जो वो प्लेबैक सिंगर हैं जो आज नहीं है, उनकी आवाज़ें मैंने आपके सामने पेश की। ये मेरे दोस्त प्रदीप पल्लवी, बेहतरीन सिंगर, अच्छा कॉमेडियन, इसलिए आज तक हमारी पट रही है, पटती रहेगी। मेरी प्रदीप पल्लवी के लिए, इसके परिवार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा इंसान है, आप मिलेंगे तो आप भी प्यार करेंगे। प्रदीप पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप हमारे रूबरू पेश हुए हैं अपनी दिल की बातें बताने के लिए, अपनी आप बीती सुनाने के लिए। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और वेलकम किया जाता है। जी जी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जॉनी साहब आपका भी कि आपने मुझे एक वक्त दिया, यहाँ पर आपसे मिला मैं, और सियासत टीवी के ज़रिए मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि प्यार मोहब्बत में, जैसे कि एक शेर है कि गम फिराक के हमारे दुखी से मिलते हैं, उजाले शाम को जब तीरगी से मिलते हैं, वही हैं लायक तहसीन इस ज़माने में जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो शेर व शायरी की बातें होती हैं। मुझे याद है कि एक जगह मुशायरा हो रहा था, शायर मंच पर आया, उसने अपनी शायरी पढ़ी, हजरात चंद अशार पढ़ रहा हूँ। तो पब्लिक जमा थी, उन्होंने कहा इरशाद। तो शायर खड़े हुए, उन्होंने अपना जो कोट वोट पहने थे, शेरवानी पहने थे, संभाला और माइक के पास गए। चंद अशार पढ़ रहा हूँ। पब्लिक ने कहा इरशाद, कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। क्या बात है, वाह 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 वाह। कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। पब्लिक ने कहा वाह। तो शायर ने सोचा मेरी शायरी को पसंद किया जा रहा है, उसने शायरी को दोहरा दिया कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। फिर पीछे से किसी ने कह दिया वाह। शायर को फिर अच्छा लगा, उसने सोचा वाकई मेरी शायरी को पसंद किया जा रहा है, तो उन्होंने शायरी को दोबारा से दोहराया कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। क्या बात है। फिर पीछे से किसी ने कह दिया वाह। वाह। शायर का सीना चौड़ा हो गया। फिर शायर ने लाइन दोहराई कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। फिर पीछे से, सबसे पीछे से किसी ने कह दिया वाह। अब जिसने वाह कहा उसके बराबर में एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे, करीब रही होगी उम्र उनकी 90-95 साल की, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं,
शायर ने शायरी पढ़ी कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। बुजुर्ग सज्जन उठे बोले लाहौर वाला कुव्वत लगाते आप चिलमन को, न ये झांके न वो झांके। क्या तो बात है। ऐसे कभी कभी बिल्कुल जो हादसे होते हैं, हो जाते हैं प्रोग्रामों में। जी। वो चले गए। एक दूसरे शायर है, उन्होंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा कि जिस दिन मेरे घर से मेरा जनाजा निकला, आहा, जिस दिन मेरे मेरे घर से मेरा जनाजा निकला, सारी दुनिया थी मेरे जनाजे के पीछे, पर वो नहीं निकला जिसके पीछे मेरा जनाजा निकला। क्या बात है। इतना खूबसूरत शेर जब शेर। उन्होंने पढ़ा कि जिस दिन मेरे घर से मेरा जनाजा निकला, सारी दुनिया थी मेरे जनाजे के पीछे, पर वो नहीं निकला जिसके पीछे मेरा जनाजा निकला। अब ऑडियंस में हर तरह के लोग होते हैं। वहाँ पर हमारे एक दादा बैठे थे, बाबू मुशाय, वो मंच पे आ गए, कहने लगे ऐ ये शेर हम पढ़ेगा। अच्छा, तो शायर ने कहा दादा कोई दूसरा शेर पढ़ लो। बोले, बंगाली, नहीं, ये बंगाली दादा। बंगाली दादा, हाँ जी। आपने सही पहचाना, बंगाली दादा। तो बोले ये शेर हम पढ़ेगा। शायर ने कहा दादा आप दूसरा शेर पढ़ लो, मेरे ही शेर के पीछे क्यों पढ़े। बोले नहीं नहीं, ये शेर हमको अच्छा लगा, ये हम पढ़ेगा। अच्छा, तो शायर ने कहा पढ़ेगा तो पढ़ो। फोड़ो। तो शेर इतना संजीदा कि जिस दिन मेरे घर से मेरा जनाजा निकला, सारी दुनिया थी मेरे जनाजे के पीछे, पर वो नहीं निकला जिसके पीछे मेरा जनाजा निकला। अब बंगाली दादा ने अपने स्टाइल में पढ़ा ये जिस दिन हमारे घर से हमारा जनाना निकला, क्या बात है साहब। जिस दिन हमारे घर से हमारा जनाना निकला, सारी दुनिया था हमारे जनाने के पीछे, हाँ हाँ हाँ, क्या और बात। वो नहीं निकला जिसके पीछे हमारा जनाना निकला। क्या बात है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो घर कर जाती हैं और बिल्कुल, बिल्कुल। याद रह जाती हैं। हाँ, प्रदीप जी, जी। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर बताइए। जॉनी भाई देखिए, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं रामपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। प्रदीप पल्लवी मेरा नाम है। वैसे मैं प्रदीप सक्सेना में कायस्थ हूँ, सक्सेना। इसके पीछे भी राज है प्रदीप पल्लवी। अब आप ये नहीं पूछोगे कि प्रदीप पल्लवी नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये लड़की वाला नाम है। और ये लाफ्टर चैलेंज में शेखर सुमन साहब ने पूछा था कि आप प्रदीप हैं या पल्लवी। तो ये पल्लवी मेरा नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक राज ये है कि एक मैगज़ीन आया करती थी, माधुरी फिल्म पत्रिका। अच्छा, तो उसमें एक जय श्री टी का फ़ोटो आया था और उस फोटो पर उनके नकाब था। तो ये शीर्षक प्रतियोगिता थी। तो मेरे फादर शायर हैं, मैं आपको बता दूं, रामपुर से मैं ताल्लुक़ रखता हूं और वो शायरी करते हैं मेरे फादर। और वो मुझे वो शेर और शायरी लिख कर देते थे और मैं उसको मुशायरे में जाकर पढ़ा करता था। तो जब वो स्वरचित रचना आई थी माधुरी में, तो मैंने अपने फादर से पूछा ये क्या करूँ इसका, ये आइए, मैं 50 रुपये का उस पर इनाम था। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लिख के देता हूँ शेर। तो उन्होंने लिख के दिया कि आँखें तो हैं खुली हुई मुंह पर नकाब है, आँखें तो हैं खुली हुई मुंह पर नकाब है, ये आजकल का पर्दा भी क्या लाजवाब है। हाँ हाँ हाँ। तो ये मैंने लिख के भेजा बॉम्बे। तो इस पर मुझे 50 रुपये का फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो ये शुरुआत हुई मेरी वहाँ से। उसके बाद मैं, जैसे आपने पूछा फैमिली बैकग्राउंड आपकी क्या है, मैं जब दिल्ली आया तो मैं एक स्कूल में एज ए संगीत टीचर लगा। तो वहीं पे एक डांस टीचर भी हैं, मुझे मिली, मैंने उनसे बातचीत करी, तो मेरी उनसे शादी हो गई। वो ताल्लुक़ रखती हैं कर्नाटका से। अच्छा, अब कहाँ यूपी रामपुर और कहाँ साउथ कर्नाटक, टीपू सुल्तान। जी जी जी। उस हिसाब से मेरे साले साहब हुए वो। तो वो वहाँ की और मैं रामपुर का। तो मेरा उनके साथ रिश्ता जुड़ा। वो एक भरतनाट्यम डांसर हैं, अच्छा डांस करती हैं वो, रूपश्री नाम है उनका, और मैं सिंगर हूँ। तो हमने आर्टिस्ट से ही शादी की, मतलब उनको भी आर्टिस्ट ही चाहिए था। चलिए, अच्छी बात है। तो ये घर में दोनों आर्टिस्ट हो गए। अब जब दोनों आर्टिस्ट मिल गए तो आर्टिस्ट के बच्चे अच्छा, मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी गाती है, वो डेंटिस्ट है, और छोटी वाली बेटी वो भी गाती है, वो अभी मास्टर कर रही है साइकोलॉजी में, और वो भी गाती है अच्छा। मतलब हम चारों ही म्यूजिक लाइन में हैं। संगीत घराने से ताल्लुक है, मतलब संगीत से है हमारा। हम लोग चारों बैठ जाते हैं घर में, तो शुरू हो जाते हैं तो पता नहीं चलता 2 ढाई 3 घंटे कैसे बीत गए। एक के बाद एक गाते हैं, मैं गाता हूँ, वो डांस करती हैं, बेटियाँ भी दोनों डांस करती हैं। और
हालांकि मैं डांस देखता हूँ, फिर मुझे भी डांस करना पड़ता है। तो भाभी जी कितना नचाती हैं आपको? मतलब ज़्यादा नहीं नचाती हैं, मतलब कहते हैं लोग कि आदमी के इशारे पे नाचते हो, क्या बात जी, है, जी, जी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बराबर ही सपोर्ट है उनका भी मेरे साथ। मतलब काफ़ी आइडियाज़ भी देती है वो कॉमेडी में कि इस पे आप करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है, मतलब बीच बीच में आइडिया भी मिलता है मेरे को, मैं उनको देता हूँ आइडिया डांस में, वो मुझे देती हैं, तो मतलब एक दूसरे के साथ से ही गाड़ी चलती है। बेशक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फायदा हुआ है। फ़ायदा ही हो रहा है। और आज मेरे को ये समझ लीजिए 28 साल हो गए और हम दोनों बस इसी लाइन में हैं, और घर परिवार मतलब सब सुख शांति। सुखी है, चलिए जी। बहरहाल प्रदीप पल्लवी साहब, जी ये जो कॉमेडी जो होती है, ये लफ्ज़ों का खेल होता है बिल्कुल, और लफ्ज़ों का, टाइमिंग का। टाइमिंग का। आपकी जो शुरुआत हुई जी अपने कैरियर की, वो किस तरह हमें ज़रूर बताएं। जॉनी साहब, ये जो शुरुआत हुई थी मेरी, मैं पहले ये एंकरिंग करता था स्टेज पे, अच्छा। और उसके बाद मैं गाने भी गाता था। और ये बात मैं बताता हूँ, स्टेज पे आने से पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अच्छा। बचपन में एक बार छोटा था, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे टीचर जो थे वो मुझे कुछ भी सब्जेक्ट जब पढ़ाते थे तो मुझे आता नहीं था, मेरा ध्यान नहीं लगता था पढ़ाई में। अच्छा। मतलब खुराफात में ज़्यादा ध्यान रहता था कि फिल्म स्टार की कॉपी कर दी, टीचर की अपनी नकल बना दी, वो कर दी, गाने गा दिए। किशोर कुमार साहब को मैं गाना गाता था, तो टीचर हमारे खड़ा कर देते थे, प्रदीप खड़े हो जाओ, ये सुनाओ। मैंने कहा सर मेरे को आता नहीं। बोला अच्छा गाना सुनाओ, तब नंबर तुम्हें मिलेंगे। तो मैं गाना सुना देता था, तो मुझे नंबर मिल जाते थे। तो मुझे अच्छा लगने लगा ये सब चीज़ें, और मैं पढ़ने में थोड़ा सा मतलब कमज़ोरी रहा। और फिर मैं धीरे धीरे लोगों को सुनता गया। उसके बाद फिर मैं लखनऊ गया। लखनऊ में मैंने फिर वहाँ पे भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज है, वहाँ से मैंने शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया, मैंने वहाँ से कोर्स किया, वो मैंने पढ़ा। उसके बाद जो मेरी स्टेज की शुरुआत हुई थी वो लखनऊ से ही हुई थी। अच्छा। 84 में मैंने लखनऊ में ये स्टेज शो ज्वाइन किया। अच्छा। वहाँ से मैंने एंकरिंग एज ए सिंगर मैं वहाँ पे जाता था। और उसके बाद जब मैं लखनऊ से दिल्ली आया, तो दिल्ली में आकर के मैंने सुदेश भोसले जी को सुना, जो मिमिक्री बहुत मिमिक्री अच्छे अंदाज करते में हैं। करते हैं। उससे पहले उमर शरीफ साहब को सुना, और उससे पहले जब मैं 14 वर्ष का था, 13-14 वर्ष का रहूँगा, तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरे सबसे बड़े भाई साहब, तो वो इसमें बड़ा शौक़ रखते थे। म्यूज़िकल ड्रामे हैं, म्यूज़िकल जो सॉन्ग हैं, पुराने पुराने गाने। रेडियो सिलोन आया करता था, बिना का गीत माला, अमीन सैनी साहब का एक प्रोग्राम आता, तो वो मुझे सुनाया करते थे। रेडियो होते थे हमारे घर में बड़े से, तो वो लगा दिया, सुनते थे। तो उन दिनों में दिल्ली में और एक शो हुआ करता था हैदराबाद के जो हैं हमारे बब्बन खां साहब, उनका था अदरक के पंजे। हाँ हाँ। तो वो थिएटर मुझे ले गए दिखाने के लिए, तो वो मैंने देखा। तो उसमें मुझे कैरेक्टर वो आज भी याद है, वो कि एक साहब उल्टे होके चला करते थे, वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। और उनकी टाइमिंग, तो वो देख के मुझे उससे मेरे को मतलब इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कॉमेडी प्ले। वो देखा मैंने अदरक के पंजे। उसके बाद उमर शरीफ साहब के प्ले देखे, बकरा किश्तों पे, मुझे तलाक दो, ये सब देखा। तो उनकी जो लैंग्वेज थी उमर शरीफ साहब की, तो उसको मैं कॉपी किया करता था और स्टेज पे मैं सुनाया करता था। फिर मैं सुदेश भोसले साहब के साथ जुड़ गया, तो उनके साथ मैंने बहुत सारे शोज़ किए, और तब वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया कॉमेडी का, सिंगिंग का। और मैं एक ऐसे कलाकार को आपके सामने लेके आया हूं जो कई सालों से आपने इनको पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर स्टेज पर देखा है, टेलीविजन पर देखा है, कई कॉमेडी रियलिटी शोज में ये टॉप 10 में रह चुके हैं। मेरे छोटे भाई, और आपको एक अलग सी दुनिया में ले जाएंगे। जोरदार तालियां प्रदीप पल्लवी के लिए। प्रदीप जी, आपकी जो शुरुआत हुई वो शास्त्रीय संगीत, जी, म्यूजिक से आपको काफ़ी लगाव लगा। रहा, लेकिन बाद में जिस तरह आपने बताया कि आपके भाई ने हैदराबाद का जो मशहूर प्ले अदरक के पंजे जब आपने देखा, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। फिर उमर शरीफ साहब को सुन सुन के आपने कॉमेडी करना शुरू किया। तो वो पहला गोल जिसे हम कहते हैं, पहली मर्तबा आपने फुल फ्लैश कॉमेडी किस तरह पेश की, वो ईयर अगर आपको याद होगा, जी, जी, जहाँ पे लोगों ने काफ़ी दाद दी,
काफ़ी पसंद किया? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात है 90 की। जी। दिल्ली में एक संस्था है सखा संस्था है, वो काफ़ी समय से एक प्रोग्राम कराते हैं, मतलब रफ़ी की यादें, मुकेश की यादें, ये सब प्रोग्राम कराते थे वो। अमरजीत सिंह कोहली साहब थे वो, मतलब बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे पहला मंच दिया और उन्होंने एक शो ऑर्गेनाइज़ किया था कॉमेडी का, हास्य कलाकार, जी। सुपर हास्य कलाकार। तो उसमें मैंने भी मतलब हिस्सा लिया। अनु मलिक साहब उसमें जज थे, अच्छा। वो आए हुए थे। तो उसमें मैंने एक आइटम पेश की थी। उस आइटम को सुन करके मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। अच्छा। पहला पुरस्कार मिला था मुझे उस प्रोग्राम में, 5,000 रुपये का। हाँ हाँ। तो वहीं से 90 से ही मेरी ये शुरुआत हुई कॉमेडी की। तो मैं चाहता हूं कि वो आइटम हमारे नाजरीन को जी, जी। ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इजाज़त है तो मैं सुना रहा हूँ वही आइटम जिससे मुझे सफलता मिली। और मैं ये भी बता दूं कि इसी आइटम से मैं लाफ्टर चैलेंज तक भी पहुंचा था। बिल्कुल, तो सुना दीजिए। गाना है फिल्म छोटी सी मुलाकात का, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। ट्विस्ट सॉन्ग, वेस्टर्न बीट थी इसकी। गाना कुछ इस तरह था। छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। हाँ। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। अब ये गाना मैंने सोचा, मैंने एक कल्पना की कि ये गाना अगर शास्त्रीय संगीत पर आधारित करके हम ये गाएं जी, तो इसका रूप क्या होगा। और आपने वैसे भी देखा होगा, जब शास्त्रीय संगीत जब होता है और हमारे जो बड़े बड़े फनकार हैं शास्त्रीय संगीत के, वो गाते हैं तो वो अजीब से एक्सप्रेशन देते हैं। तो उनके सही है। एक्सप्रेशन से आइडिया लग जाता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये किस तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये किस तरह के एक्शन कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने मिला करके पेश की। अब किस तरह से गगर सनि जरे रे सनि गम मनि जरे रे सर ग म ध नि सा नि रे गा रे सा सा नि ध म ग म ग रे नि रे सा। छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन गई, छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन के गले का हार बन गई, प्यार बन गई। छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन गई। सानी दानी दामा गामा गरे नीरे गामा दानी दा, प्यार बन गई। उसके बाद कुछ सिंगर की आदत होती है तो चेहरे बनाते हैं। सजना मोरे बलमा प्यार बन गए, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। बहुत से सिंगर की आदत होती है वो हाथों के एक्शन करते हैं, तो उनके एक्शन से पता चलता है जैसे कोई बल्ब लगा रहा है, कोई बैठे बैठे पतंग उड़ा रहा है। प्यार बन गए, छोटी सी मुलाकात प्यार। उसके बाद जब उम्र बढ़ती जाती है, जब उम्र हो गई 80 साल की, तो आकाशवाणी भी रिटायर कर देती है 60 साल के बाद कि भाई आपकी सेवाएं समाप्त हुई। जी। लेकिन जो गाने का शौक होता है वो तो बुढ़ापे तक रहता है। बेशक। अब मुंह में दांत नहीं है जी, विदाउट टीथ, बिना दांत वाले हमारा सिंगर। प्यार बन गए, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गए। अरे जा जा हिप्पी जा, हिप्पी जा, जाना चला जा, प्यार बन गए, छोटी सी मुलाकात प्यार।
छोटू सी मुलाकात तो प्यार, छोटू सी मुलाकात तो प्यार। क्या बात है, तो ये बहुत बहुत बनाया था, बहुत बढ़िया, बहुत पसंद जबरदस्त। किया शेखर साहब ने भी, सिद्धू साहब ने भी। बहुत जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये, क्योंकि लाफ्टर चैलेंज में ये नई चीज थी, नई चीज आप थी। तो थे उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। और चलिए अब हम बात करेंगे जी 90s की। उस दौर में तो खैर आप कॉमेडी भी करते थे और फिर गाने भी गाया करते थे और एंकरिंग भी। जी तो ये बताइए कि जो सबलता मिली हाँ वो कॉमेडी के जरिए है। बिल्कुल, उससे पहले जितने प्रोग्राम्स हुआ करते थे ना के बराबर थे। ना के बराबर होता। लेकिन एक बात है, आपके साथ 98 की बात मैं करूं जी तो वो जो वर्ल्ड टूर था आपका, हाँ। बाली ब्रह्मम भट्ट के साथ, जी 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 जो हाँ। प्लेबैक सिंगर जी अम्मा देख अम्मा तेरा, देख तेरा मुंडा हाँ। बिगड़ा जाए, बहुत मतलब अच्छे इंसान वाली जी, उन्होंने मेरे को बहुत मतलब सपोर्ट किया। जी बिल्कुल, उस बारे में आप थोड़ा सा जिक्र करें, क्योंकि देखिए 2005 में तो लाफ्टर चैलेंज आया, हाँ। लेकिन उससे पहले आपने वर्ल्ड टूर किया। वर्ल्ड टूर किया। कहाँ कहाँ पर आपने परफॉर्म किया जी, जी। और वो किस तरह की ऑडियंस आपको मिली और कितना अप्रिसिएशन मिला आपको, उस बारे में सबसे बताइए। पहले तो बाली ब्रह्म भट्ट साहब ने जब ये प्रस्ताव रखा कि हम तुम्हें अमेरिका लेके जा रहे हैं, तुम्हारे पास क्या क्या आइटम है, तो मैंने यही आइटम, क्योंकि ये आइटम मेरा 85 से चल रहा है, अच्छा, इसी से दुकान चला रहे हैं आप? इसी से दुकान चला रहे हैं। तो ये आइटम जब उन्होंने सुनी तो उसके बाद मुझे वो सबसे पहले काठमांडू ले गए थे, सबसे पहला ट्रिप फॉरेन का था। अच्छा, काठमांडू, काठमांडू। वहाँ पे ले गए बाली ब्रह्म भट्ट साहब। उसके बाद उन्होंने मुझे दुबई ले गए। उसके बाद फिर जब उन्होंने ये प्रस्ताव दिया मुझे कि अमेरिका तुम्हें जाना है और 15 स्टेट में हम शो करेंगे, 3 महीने का ट्रिप था, तो मैंने फट हाँ कर दिया उनको। मैंने कहा भाई फॉरेन कंट्री जाना किसको, बिल्कुल, हर एक को कौन मना पसंद कर होता सकता है। है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं चलता हूँ। तो मैं गया, फिर उन्होंने सबसे पहले हमें वो न्यूयॉर्क में रुके हम लोग। वहाँ से मतलब ऐसा हो गया था, मतलब ये समझ लीजिए कि सुबह उठे, आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, परसों वहाँ प्रोग्राम है, तो न्यूयॉर्क, उसके बाद हमने न्यू जर्सी में किया, वाशिंगटन में किया, लॉस एंजल्स में किया, ह्यूस्टन में किया, सन होजे में किया, सैन फ्रांसिस्को, ऑरलैंडो, शिकागो, मतलब काफ़ी, मतलब 15 स्टेट में उन्होंने हमें घुमाया। और यकीन मानिए जॉनी साहब, वहाँ की जो ऑडियंस थी ये आइटम सुन करके पागल हो गई। बाली ब्रह्म भट्ट साहब खुद मुझे ऑडियंस में लेकर जाते थे, और जो मैंने आपको दिखाया था, क्या एक एक आदमी के पास जाके कहते थे इनको दिखाओ, तो मैं जाके करता था। अच्छा। और इतना प्यार दिया उन्होंने, बहुत ही प्यार दिया। तो वो टूर में, वो जो टूर था मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा खूबसूरत टूर था। लेकिन एक बात है, देखिए जिस तरह हम जो भी कॉमेडियंस होता है जी वो एक जहन में खाका बना के चलता है कि भाई ये ऑडियंस के लिए हम ये आइटम सुनाएंगे, ये ऑडियंस के लिए ये आइटम। कभी आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया हो कि आप आइटम दे रहे हैं, लोग वो आइटम को सुन नहीं रहे हैं जी या फिर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हाँ, तब आर्टिस्ट का मूड क्या होता है, उसके दिल पर क्या बीतती है, वो आप हमें ज़रूर बताएं। आपने सही ये बताया कि मतलब आर्टिस्ट जो हम लोग एक्चुअली प्रिपेयर होके जाते हैं कि हम ये सुनाएंगे, एक क्यू शीट मिल जाती है कि आपको ये सुनाना है। जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं हमें बता देते हैं कि जी आप क्या सुनाएंगे, तो फिर हम उनको यही बताते हैं कि सर हम इसको बता नहीं सकते कि हम क्या सुनाएंगे, हम पहले ऑडियंस का मूड देखेंगे, उसके बाद हम सुनाएंगे। हम आपको अभी से कैसे बताते हैं, हमने आपको जोक बता दिए ये सुनाएंगे, ऑडियंस, हमने एक जोक सुनाया, ऑडियंस को मज़ा नहीं आया तो सारा हमने चेंज कर दिया, आपकी क्यू शीट खराब हो। तो हम कहते थे हमारे ऊपर सेल्फ छोड़ दीजिए। तो जब कभी भी हम कोई प्रोग्राम सुनाते थे, जैसे मान लीजिए यही गाना जो मैं आपको सुना रहा हूँ, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कई जगह मैंने ये आइटम को पेश किया, लोगों ने पसंद नहीं किया, तो मैंने शुरू में ही इसको कट करके दूसरा आइटम जोड़ दिया। अच्छा, और वो आइटम अगर उनको अच्छा लगा ऑडियंस को, तो मैंने उसी तरह के 5-6 आइटम और पेश कर दिए। समझ लेना आप, तो पब्लिक को एंजॉय आने लगा। अगर मैं यही गाना क्लासिकल ही गाता रहूँगा तो बोर हो जाऊँगा, फिर लोग ऊट कर देंगे मुझे, मैं तो बेकार हो जाऊँगा। तो ऑडियंस का आप नज़रिया देखिए पहले, वो क्या चाह रहा है, कौन सा जोक चाह रहा है, कौन सा जोक सुनना चाह रहा है, कौन सा नहीं चाह रहा है। आप अपनी तरफ से अगर सुनाते जाएंगे तो आप हिट नहीं कर सकते। तो ये एक खूबी है आर्टिस्ट में, होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ अपना आइटम थोप नहीं सकते। थोप नहीं सकते बिल्कुल। तो बहरहाल
बहरहाल बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, जी। बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स आप सुना रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। जी। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लाफ्टर चैम्पियन, दिल्ली के बहुत ही मशहूर फनकार जिन्हें आप और हम प्रदीप पल्लवी के नाम से जानते हैं। प्रदीप जी, ब्रेक से पहले आपने अपनी शुरुआती दौर की बातें बताई, उसके बाद फिर कैरियर में उथल पुथल जो भी चीज़ें आपके सामने आई वो आपने बताया। लेकिन अब बात करेंगे जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फेम मिला, वो है लाफ्टर चैलेंज। 2005 की बात हम करें तो वो दौर में और आज के दौर में, उस दौर की कॉमेडी में और आज के दौर की कॉमेडी में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? उस दौर की कॉमेडी में एक साफ सुथरी चीज़ें होती थी। कॉमेडी को बैठ कर के लोग सुनते थे। जब लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट आया था, जिसमें आप भी थे, हम भी थे और हैदराबाद के भी काफ़ी सारे लोग थे, कादर शरीफ साहब, सैयद शाहबुद्दीन साहब भी थे, हबीब कदीर साहब, तो साफ सुथरी कॉमेडी थी। हमने जो भी सुनाया मतलब कोई बलगट्टी नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि यूट्यूब के ज़रिए लोग, आप देखेंगे, लाफिंग क्लब बन गए, उसमें डबल मीनिंग जोक चलने लगे, लोगों को सुनकर गुस्सा भी आने लगा, लेकिन एंजॉय भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, सुन के टिकट लेके जाते हैं, 5-5 हज़ार का सुनने जाते हैं। तो आजकल जी की जो कॉमेडी है वो मतलब फुहड़ होती जा रही है मेरी नज़र में। और उस टाइम की कॉमेडी, जब तक ये लाफ्टर चैलेंज 1, 2, 3 था, तब तक बहुत अच्छी थी। उसके बाद धीरे 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 ये डाउन होती गई। तो कॉमेडी अगर आपको करनी है तो ऐसी कॉमेडी कीजिए कि लोग सुने और सुनकर वाह वाह करें। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक कॉमेडी आइटम सुनाया, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, इस टाइप की है। जोक आप सुनाइए, अच्छे अच्छे जोक सुनाइए, अच्छे अच्छे हैं हमारे पास चीज़ें हैं, वो सुनाइए, तभी आप हिट हो जाएंगे। नहीं, लेकिन आप जो जिक्र कर रहे हैं प्रदीप पल्लवी जी के 1, 2, 3, जिसमें लाफ्टर चैम्पियन की हैसियत से आपने भाग लिया, हिस्सा लिया, तब तक कॉमेडी अच्छी रही। उसके बाद वल्गैरिटी आने लगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आपको उस प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया गया, तब से कॉमेडी में वो चीज़ें नहीं है? नहीं, इनवाइट की बात ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इनवाइट नहीं किया। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि धीरे धीरे कुछ लोगों के जो आदतें होती हैं, वो मतलब जो स्टेज पे सुना रहे हैं वो वही वैसी ही रहती हैं, मतलब लकीर के फ़कीर हैं, वही चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मौका नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा। मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ पंकज सर का, जी, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म दिया था। जी जी। और आज ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हमें दिए हैं जिसकी हम मतलब सोच भी नहीं सकते, और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। अब आप कपिल शर्मा जी को ही ले लीजिए, जी बिल्कुल, लाफ्टर से ही आए। हाँ हाँ, सही बात है। ये बुनियाद तो इन्हीं की देन है, इन्हीं की देन है, बुनियाद तो वही रखे हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ आर्टिस्ट ऐसे आए तो अब, लेकिन इसमें गलती आर्टिस्टों की भी नहीं है, पब्लिक डिमांड ही ऐसे कर रही है, सुनना ही ऐसे चाह रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जो जनरेशन गैप होता है, जी। जो जनरेशन चेंज होता है, उसके बाद तो आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल। अभी देखिए 2005 की हम जिक्र करें, उस दौर की कॉमेडी को अगर आज प्रेजेंट किया जाता है तो आज के जो जनरेशन है उसको कबूल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये 17 साल पहले की बात है। 17 साल पहले की बात, बिल्कुल। तो ज़माने के हिसाब से अपने आप को
अपडेट रखना पड़ेगा। हालांकि देखिए हम कॉमेडी को ही दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ गाने भी ऐसे हैं, गाने में भी ऐसी डबल मीनिंग गाने आ रहे हैं आजकल। आप देखिए, अगर आप उठा के देखिए पुराने गाने आप सुने, कितने अच्छे अच्छे गाने होते थे, मीठे मीठे गाने होते थे, और आजकल के आप गाने ले लीजिए। तो मैं चाहता हूं कि चलिए उन पुरानी यादों को आप ज़रूर ताज़ा करें, अपनी आवाज़ के ज़रिए अपना हुनर, अपना कमाल बताएं। तो मैं कुछ आवाज़ें हैं जो मैंने आपको शुरू में सुनाई थी, वही आवाज़ मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से सुना देता हूँ। आप कॉमेडी सुनेंगे या गाना सुनेंगे? नहीं, पहले कॉमेडी सुनाइए, उसके बाद फिर गानों की तरफ चलेंगे। जैसे मुझे याद है कि एक साहब कहने लगे, यार बीवी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता, बीवी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा बीवी का मेकअप बंद करा दे। बोला बिना मेकअप की बीवी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और हर आती हुई छींक कोरोना नहीं होती। क्या बात है। कि वो आंख बड़ी ही प्यारी थी, हाँ, वो आंख बड़ी ही प्यारी थी जो उसने हमको मारी थी। हम तो खामा दिल दे बैठे यारो, बाद में पता चला उन्हें पलक झपकने की बीमारी। वो आप वो शराबी वाला आइटम भी जरूर अच्छा, सुनिए। शराबी वाला आपको याद है वो आइटम? जी जी बिल्कुल। जी जी, शराबी वाला आइटम ये कि एक शराबी जो था वो मर रहा था, आईसीयू में एडमिट था, ऊपर की तरफ इशारा करके बोलता भगवान भगवान भगवान, अगले जन्म में दांत भले ही 2 देना, लेकिन लीवर पूरे 32 देना। मैंने कहा इतनी शराब क्यों पीता है भाई, शराब क्यों पीता है, शराब पीना अच्छी बात नहीं, छोड़ दे। बोले छोड़ दो? मैंने कहा हाँ छोड़ दे। बोला ठीक है, मैं 3 शर्तों पे शराब छोड़ूंगा। जी। मैंने कहा कौन सी 3 शर्त? पहली शर्त, जब कभी घर में बच्चा होगा तब पीऊंगा। मैंने कहा वेरी गुड। दूसरी शर्त, जब कभी घर में किसी की शादी होगी तब पीऊंगा। मैंने कहा तीसरी शर्त, जब मर्जी होगी तब पीऊंगा। क्या घर में बैठे हुए थे, बार में से खाली बोतल निकाली, तेरी वजह से मेरी नौकरी छूटी। अच्छा। दूसरी खाली बोतल निकाली, तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। तीसरी खाली बोतल निकाली, तेरी वजह से मेरा मकान बिका। चौथी भरी बोतल हाथ में आ गई, तू तो बेकसूर है, तू साइड में हो जाए। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और कुछ आवाज़ें भी आप मिमिक्री जो करते हैं वो अगर सुना दें हमारे ऑडियंस के लिए। ये है कि अमिताभ साहब का स्टाइल था कि झूठ बोलता है, याद में झूठ बोलता है, एक औलाद तो संभाल नहीं सके, लाखों करोड़ों मोहल्ले संभालने नहीं। मुझे देखिए, मैं हूं उनकी इकलौती औलाद, जिसे बचपन में शराब में डुबाया तो आज तक मारा, और जितनी उम्र नहीं मेरी उतने मिनट में नहीं बिताए इन्होंने मेरे साथ, आपको मोहब्बत के ख्वाब देंगे। क्या बात है। यानी हम सौदागर हैं, हमारे 14 घर हैं। क्या बात है। क्या बात है, वानू ज्यादा जिंदाबाद है। दिलीप कुमार साहब, ये जो प्रोग्राम है सियासत टीवी का बहुत अच्छा है, और जो जानी साहब हैं ये बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यूँ ही अच्छा बोलते रहें, लोगों को अच्छे अच्छे फनकारों से मिलवाते रहें, बस मेरी यही गुजारिश है इनसे। शुक्रिया। बहरहाल वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि और भी बहुत सारी बातें आपसे अधूरी रह गई हैं हमारी की जा सके। आपका जो ये प्रोग्राम है हैदराबादी सितारे, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने मतलब इंट्रोड्यूस किया है, मतलब पेश किया है, मतलब लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ज़रूर मिल रहा होगा, ज़रूर कुछ लोगों ने सीखा होगा। और एक शेर हमारी जो आजकल की नस्ल है, नौजवान, उनके लिए देशभक्ति शेर में कह रहा हूँ कि क्यों मरते हो सनम के लिए, क्यों मरते हो सनम के लिए, न देगी दुपट्टा तुम्हें वो कफन के लिए, अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, वो देगा तिरंगा तुम्हें कफन के लिए। क्या बात है, वाह वाह। तो बहरहाल चलते चलते
मेरा आखिरी जो सवाल है वो ये कि जो नौजवान कैरियर के तौर पर कॉमेडी करना चाहते हैं या कॉमेडी में अपने कदम जमाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? बस मेरा यही पैगाम है कि कोई भी अगर आप जोक सुना रहे हैं या लतीफ़ा सुना रहे हैं, उसको अपने एक्सप्रेशन के साथ पेश करेंगे तो ऑडियंस को भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। पहले आप अपने आप को इस तरह ढाल लें कि आप कौन सी चीज़ सुना रहे हैं, स्क्रिप्ट एक तैयार कर लें, मुझे क्या पेश करना है। मेरा बस यही कहना है, नौजवान जो हमारे साथी हैं, पुराने जो लोग हैं, उनको आप सुने देखें। जैसे महमूद साहब थे, जगदीप साहब हैं, जॉनी लीवर साहब हैं, उमर शरीफ साहब हैं, उनकी कॉमेडी क्या है, कैसी है, उसको जहन में रखते हुए ही आप अगर कॉमेडी लाइन में आना चाहते हैं, लोगों को हंसाना चाहते हैं, तो वो उनको सीखें, उनको मिमिक्री करें, उनकी मिमिक्री देखें, फिर उसको पेश करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और सियासत टीवी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केवी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह